फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामनगरी प्रयागराज की यमुनानगर पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें, डीसीपी श्रद्धा पांडे की टीम ने किया बड़ा खुलासा, जहां ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 12 लोग को पुलिस ने महवापुरा पट्टी से गिरफ्तार किया है। वहीं नैनी पुलिस की सूचना पर जहां बिहार से भी इसी गैंग के 12 अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जहां ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ग्रुप बनाया था और पुलिस ने जब जांच पता चला कि ये इंटरनेशनल स्तर पर फ्रॉड करता है। पुलिस इन लोगों के पास करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का भी पता लगाया है। पुलिस को काफ़ी दिन से इस गेमिंग फ्रॉड की सूचना मिल रही थी गैंग की। उससे पहले गेमिंग फ्रॉड जांच की और कड़ी से कड़ी जोड़ी तो कई राज खुले। सटीक सूचना पर सर्विलांस की मदद से पुलिस ने रेड करके 12 लोग को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोगों के पास से काफ़ी संख्या में मोबाइल के अलावा गैजेट, लैपटॉप व अन्य कागज़ भी बरामद हुए हैं। बता दें, पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके गैंग में और कौन कौन सदस्य है और ऐसे में जल्दी और भी बड़ा खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल कुल 24 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और डीसीपी श्रद्धा पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स पे यमुनानगर जोन की पुलिस और एसओजी टीम की बहुत दिनों से नज़र थी। हमें सूचना मिल रही थी कि नैनी क्षेत्र में कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि गेमिंग फ्रॉड के माध्यम से आम जनता के पैसे लूट रहे हैं। इसी सूचना पे कल हमने एक रेड दी नैनी क्षेत्र में ही, जहां पर हमें 12 लड़के इस तरह का क्राइम करते हुए मिले, जिनके पास से हमें 42 मोबाइल फ़ोन्स, 53 सिम, 5 लैपटॉप मिला। इनके पास से हमें 9 बुक्स मिली है, जिसमें कि लेजर ये लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे कि कितना कितना पैसा इन्होंने पर डे लूटा है। और इसको अगर हम टोटल करें तो अराउंड अब तक 2.5 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड इनके द्वारा किया गया है। इनसे कुछ सूचनाओं और अन्य सूचनाओं से हमें ये भी पता चला कि इसी तरह का स्कैम गोपालगंज बिहार में भी चल रहा है। जो सूचना हमने गोपालगंज में जब दी तो उनके द्वारा भी एक रेड में इसी तरह का एक सेंटर पाया गया। उन्होंने भी 12 अभियुक्तों को पकड़ा, जिनके पास से उन्हें 42 सिम कार्ड और लगभग 12 लैपटॉप और अन्य चीज़ें मिली हैं। और इनके जो मेन सरगना थे, इनका नाम था विजय निषाद और इसके द्वारा ही मेन सेंटर यहाँ पर संचालित किया जा रहा था। जो बिहार में पकड़ा गया है शिवम, ये भी इस चीज़ का मेन सरगना था, जो कि ये लोग आपस में कॉपरेशन से ही अलग अलग इस तरह के स्कैम अलग अलग लोकेशंस पर जाकर करते हैं। कुछ दिन एक जगह रहते हैं, फिर अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। और इस तरह से करते थे फ्रॉड ये लोग। ये एक तरह से गेमिंग स्कैम था, जिसमें कि ये लोग जो रील्स और इंस्टाग्राम रील्स जो हम लोग देखते हैं, उसमें ये लोग एड्स देते थे कि क्रिकेट खेले और इतने रुपए पाएँ, फुटबॉल खेले और इतने रुपए पाएँ। और ऐसा करके ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे। लोग जब इनसे मेंबरशिप लेते थे तो उसी मेंबरशिप को दिलाने के बाद ये लोग गेम खिलाते थे। गेम में कंट्रोल अंततः उनके पास ही होता था, तो एक टीम बना करके लोग खेलते थे और जब कुछ रकम ये लोग जिताते भी थे और जब रकम ज़्यादा हो जाती थी तो ये लोग गेम हराने लगते थे और इस तरह से पैसे आम जनता के ये लोग गबन करते थे। इनके लोग भी बैठ के गेम में दूसरी तरफ से खेलते थे और हाँ, ठगी करते थे। दूसरी तरफ से इनकी टीम होती थी हमेशा और खेलने वाला ऑफकोर्स कोई जनता का आदमी होता था। संगम नगरी प्रयागराज में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा का खेल थम नहीं रहा है। कैंसर पीड़ित व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि किसी ने फर्जी आधार कार्ड लगाकर उसका आयुष्मान कार्ड हासिल कर लिया है और बेटा कागज़ लेकर सीएमओ ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फूलपुर तहसील के ढोकरी सैदाबाद गांव के रहने वाले प्रदीप सिंह आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है और उनका नाम आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में भी है। पिछले कुछ दिन पहले पता चला कि बोन कैंसर हो गया है उनको। पहले तो इनका इलाज वाराणसी के बीएचयू में चल रहा था, लेकिन वहां से उन्हें महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। परिवार के लोगों ने बताया कि ये आयुष्मान योजना का लाभार्थी हैं, तो चेक करने के बाद वहां के लोगों ने बताया कि
किसी और का नाम, जबकि सूची में परिवार का सभी सदस्यों का नाम दिखा रहा है। सोमवार को मानवीय कागज लेकर प्रयागराज के सीएमओ ऑफिस पहुंचा तो पता चला किसी और ने फर्जी आधार कार्ड लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है। और ऐसे में अब उनके बेटे मानवीय का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, किस तरह की समस्या हो रही है और किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। सीएमओ ऑफिस पहुंचे, क्या कुछ कहना है बेटे का पिता के आयुष्मान कार्ड को लेकर। हम दौड़ रहे हैं तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, ब्लड और बोन कैंसर, तो वहाँ पे एडमिट किए हैं होमी भाभा कैंसर वाराणसी में। तो हमारे पास पिताजी के नाम से वो था आयुष्मान कार्ड था, कोई फर्जीवाड़ा करके कोई अपना आधार कार्ड लगा के बनवा लिया है, तो मुझको नहीं प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पे हमको पैसा ज़्यादा लग रहा है अस्पताल में, तो बोले कार्ड है, कार्ड हमारे पास नहीं है, कहीं कार्ड लाओ तो उसमें पैसा कम लगेगा, इसीलिए हम दौड़ रहे हैं तो हमारा कार्ड नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ जिले के थाना सराय लखनसी के गांव बरी सरवा में जून माह में बकरीद के अवसर पर घरों में भैंस बकरे की कुर्बानी देने से पुलिस द्वारा रोके जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका को अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने मोहम्मद शाहिद की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि हर वर्ष लोग बकरीद पर घरों में जानवरों की कुर्बानी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष पुलिस की धमकी पर इसी जांच कराई गई थी। इस बार पुलिस धमकी दे रही कि जानवरों की घर में कुर्बानी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर शाहिद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। संगम नगरी प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बता दें, भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब संस्था जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए कार्य करती है और साथ ही उनकी समस्याओं पर उनके साथ खड़ी होती है। ऐसे में मासिक बैठक में आगामी महाकुंभ को लेकर चर्चा की गई कि महाकुंभ में किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि बेहतर खबरें प्रकाशित हो सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक वीरेंद्र पाठक ने कहा कि कुछ समय पहले क्लब के द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया था, जिस पर पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा ने एक पत्र जारी किया था, लेकिन उसके बाद लगातार अज्ञात लोग पुलिस को गुमराह कर पत्रकारों के खिलाफ शिकायत पत्र दे रहे हैं। वीरेंद्र पाठक ने कहा कि मेरी मांग है कि अज्ञात लोग या फिर जो लोग शिकायत कर रहे हैं पुलिस उनकी भी जांच करे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट पुलिस वालों का साथ मिलकर लोगों के खिलाफ शिकायतें करते हैं और पुलिस को भी परेशान करते हैं। इसलिए जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब एक बार फिर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को जल्द एक ज्ञापन देगा और अधिकारियों से मांग की जाएगी कि जो लोग इस तरह की शिकायत कर पुलिस को परेशान कर रहे हैं उनकी भी जांच कराई जाए। वे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की भी जांच कराई जाए जिनके साथ उनकी साठगांठ सामने आए। यदि प्रयागराज पुलिस उसे कार्रवाई नहीं करती तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अपनी इस बात को लेकर लखनऊ तक पहुंचेगी। मीडिया क्लब की बैठक हुई जिसमें हमारी ये मासिक बैठक होती है, मास में एक बार ज़रूर होती है। तो आज आगामी कुंभ के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका होगी, हम लोग कैसे आपस में परस्पर सहयोग करके अच्छी कवरेज कर सकते हैं, क्या हमें दिक्कतें आएंगी, उसका समाधान किस तरीके होगा, पत्रकारों की बात महाकुंभ के अधिकारियों तक पहुंच जाए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके चाहते हैं, ये सब बातें आज हुई और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं इस पर भी चर्चा हुई। अच्छा, पत्रकारों के ऊपर सर मुकदमे दर्ज हो रहा है, FIR हो रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के क्या मतलब? हाँ, एक प्रकरण ये उठा है, कुछ लोगों ने इस बात को उठाया है कि फर्जी नाम से और बिना नाम की एप्लीकेशन के जरिए पुलिस के पास पत्रकारों के फ़ोन जा रहे हैं कि आप इस वसूली में संलग्न हैं, आपके खिलाफ शिकायत मिली है वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा दुखद है। देखिए, लगभग 1 साल पहले अतीक अहमद के मारे जाने के बाद और जो हत्यारे थे वो मीडिया के
आवरण ओढ़ कर ही हत्या की थी। तो हम लोगों ने इस संबंध में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री रमेश शर्मा जी को एक ज्ञापन दिया था और अपनी समस्याएं उन्हें रूबरू कराई थी कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो थाने पे और जो वसूली के अड्डे हैं, यहाँ पे पहले ये वसूली करने वाले लोग दलाल जुड़ते हैं और फिर बाद में वो मीडिया का आवरण ओढ़ लेते हैं और इनको संरक्षण भ्रष्ट पुलिस वाले दे रहे हैं। तो ये खतरनाक प्रैक्टिस है। और फिर वही लोग पत्रकारों के पास ज़बरदस्ती की अननेम्ड किसी के नाम से, जिसमें कोई अता पता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस तो बस उसको परेशान करने का मौका मिल गया। अगर कोई वायरल वीडियो हुआ है, उस क्षेत्र में पत्रकार वो रह रहा है, तो उसके खिलाफ आप आज जानिए या कल जानिए कोई ना कोई वसूली का फर्जी शिकायत पहुंचेगी और पुलिस परेशान करना शुरू कर देगी। हम आज ये बैठक हुई है, राजेंद्र जी भी हैं और हम सब वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात को बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और इस पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और हम फिर कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पुराना पत्र दिया गया है उस पर संज्ञान ले। पत्रकारों से संबंधित अगर कोई बात है, अगर पत्रकारों से संबंधित कोई बात है तो पत्रकार संगठन से भी एक बार वार्ता करके अगर कोई अपराधी है और पत्रकार का आवरण ओढ़े तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये फर्जी तरीके से अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसको भी संज्ञान लेके ये देखें कि आखिर इस तरीके का पुलिस को परेशान कौन कर रहा है, उसकी भी जांच कराएं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये एक तरीका नहीं है किसी को प्रताड़ित करने का। अगर हमको प्रयागराज पुलिस से न्याय मिल जाता है या प्रयागराज पुलिस हमारी समस्याओं को समझ के एक्शन करती है, अच्छी बात है। नहीं करती है तो हम और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर इसके बाद कार्रवाई होगी, ऐसा निर्णय किया गया है। जी, ये राजेंद्र गुप्ता जी हैं, मैं वीरेंद्र पाठक हूँ, संरक्षक हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भीषण गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ विद्युत कटौती, तो ऐसे में अब बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा शास्त्री ब्रिज पर बिजली का खंभा। बता दें, शास्त्री ब्रिज पर बिजली का खंभा लटक रहा है जिससे कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें, शास्त्री ब्रिज सबसे व्यस्त ब्रिज है जिस पर लोग झूसी से प्रयागराज आते हैं और गंगा नदी पर बना ये ब्रिज। बता दें, शास्त्री ब्रिज पर कहीं कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। अब अगर जिम्मेदारों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो जिस तरह से खंभा ये लटक रहा है, इस पे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भले ही शास्त्री ब्रिज के लिए मेंटेनेंस के लिए फंड रिलीज़ हुआ था, मगर अभी तक इस पर कब कार्य होगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह बिजली का खंभा लटक रहा है, हो सकती है बड़ी दुर्घटना।